दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये टॉपिक दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है। दोस्तों, आज हम फ़लस्तीन और इसराइल पर बात करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करें ताकि किसी भी पर्सन को कोई एतराज़ ना हो। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कौन सही है और कौन गलत है और इन दोनों का झगड़ा किस बात पर है। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दोस्तों, पहली जंग अजीम से पहले फ़लस्तीन में किसी भी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन इनके साथ ज्यूज और क्रिश्चियन भी खुशी से रहते थे। उस वक्त इस पूरे इलाके पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। अगर इस नक्शे में देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर अफ्रीका और मिडल ईस्ट के काफी एरिया पर मौजूद थी, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब ऐसे भी थे जो के सल्तनत उस्मानिया से काफी तंग थे और वो आजादी हासिल करना चाहते थे, और सिर्फ इसी वजह से ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन बरतानिया से जा मिले। बरतानिया ने उनसे वादा किया कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करें तो वो उन्हें एक आजाद मुल्क देंगे, और ऐसा ही वादा बरतानिया ने ज्यूज से भी किया था। ज्यूज शुरुआत से ही एक ऐसी कौम थी जिनका अपना कोई मुल्क नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद ज्यूज पहले ही काफी मुश्किलात में थे और काफी मकामात पर उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता था। कई सदियों से ईसाई ये मानते थे कि ज्यूज की वजह से ही जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी, और इसी वजह से यूरोप में मौजूद क्रिश्चियन ज्यूज को बर्दाश्त नहीं करते थे। और फिर अचानक एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि अगर ज्यूज सुकून से रहना चाहते हैं तो उन्हें फ़लस्तीन में एक अलग मुल्क बनाना होगा। शुरू में तो ज्यूज इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे कि हम सिर्फ एंटी ज्यूज की वजह से अपना मुल्क क्यों छोड़ें, लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट एक पॉलिटिकल मूव में बदल गया। फिर ज्यूज पैलेस्टाइन की तरफ मूव करने लगे। उन्हें अपनी ही कम्युनिटी की तरफ से फंड किया जाने लगा। उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। और अब बात करते हैं 2 नवंबर 1917 की। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया को काफी शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर को ब्रिटेन की हुकूमत ने ज्यूज के हेड के नाम एक खत लिखा। इस खत में लिखा गया था कि ज्यूज पैलेस्टाइन में आकर अपनी एक अलग कंट्री बना लें, और ब्रिटेन हुकूमत की तरफ से उन्हें यकीन भी दिलाया गया कि वो उनको फुल सपोर्ट करेंगे। इस खत के 1 महीने के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने पैलेस्टाइन पर कब्जा करके सल्तनत उस्मानिया का 600 साल इक़्तिदार खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि बरतानिया हुकूमत ज्यूज को अलग कंट्री देकर उनसे क्या हासिल करना चाहती थी। बरतानिया को सिर्फ ये चाहिए कि सल्तनत उस्मानिया के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो के मुस्तकबिल में उनका साथ दे सके, और बरतानिया इस मिशन में कामयाब भी हुआ। मुख्तलिफ इलाकों से ज्यूज हिजरत करके पैलेस्टाइन में बसना शुरू हो गए। ज्यूज ने वहाँ स्कूल भी बनाए और फैक्ट्रीज भी लगाई, लेकिन पैलेस्टाइन के अरब्स जो के वहाँ पहले से मौजूद थे उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब उन्हें महसूस हुआ कि बरतानिया उनकी आज़ादी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। अरब्स की नज़र में ब्रिटेन का ज्यूज के लिए बनाया गया कानून बहुत नरम था, क्योंकि उस कानून के तहत ज्यूज अपनी आर्मी बना सकते थे, जिसको हगाना का नाम दिया गया। शुरू में तो अरब्स बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन फिर 1939 में अरब्स ने आवाज उठाना शुरू कर दी। लेकिन बरतानिया के सामने आवाज उठाने का मतलब गद्दारी था। अरब्स को इस तरह आवाज उठाने पर कई लोगों को कैद कर लिया गया और कई को कत्ल कर दिया गया। लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन के मुसलमानों ने अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं की, और आखिर जब स्ट्राइक ने ताकत इख्तियार की तो बरतानिया ने एक नया कानून बनाया। इस कानून के तहत पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए था, लेकिन पैलेस्टाइन के अरब्स को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई। एक बार फिर से नया कानून बनाया गया, जिसमें अब कोई भी ज्यूज पैलेस्टाइन की तरफ हिजरत नहीं करेगा। ज्यूज पैलेस्टाइन की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते, और उसके साथ ये भी फैसला किया गया कि अगले 10 सालों में पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, और वही ज्यूज लोगों की भी होम कंट्री होगी। ज्यूज को ये कानून बिल्कुल पसंद ना
نہ آیا اور انہوں نے برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ پیلسٹائن میں موجود برٹش آرمی پر حملے شروع کر دیے گئے۔ یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے اور پھر اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا جس نے سب کی اٹینشن اپنی طرف کر دی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگوں کی موت کی وجہ بنی۔ وہی ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 60% یہودیوں کو ہٹلر نے مار دیا تھا، اور جو باقی بچے تھے ان کے پاس پیلسٹائن جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ ان کے لیے ہولو پلیس تھی اور دوسرا وہاں جوز کمیونٹی پہلے سے آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹش کی طرف سے لگائی گئی پابندی کے باوجود پیلسٹائن کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ تھک چکا تھا، اس کے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان امیگرینٹس کو پیلسٹائن کی طرف جانے سے روک سکے، اور پھر 1947 میں برطانیہ نے پیلسٹائن سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت پیلسٹائن میں جیوز کی کل تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 کرسچن اور 11,81,000 مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ صرف 6,30,000 یہودیوں نے 1,43,000 کرسچن اور 11,81,000 کی تعداد رکھنے والے مسلمانوں کو اپنے قابو میں کر کے پورے پیلسٹائن پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کچھ آپ کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ ہم اپنی ویڈیو میں کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ اپنا بے حد خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔